हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का मामला शांत हुआ भी नहीं है कि अब दो और बैंक यूएस में लाइन पर आ गए हैं और उनकी हालत भी ऐसा लग रहा है वैसी ही होगी जैसी फर्स्ट रिपब्लिक और दूसरे और सारे बैंकों का हुआ था मार्च में। और वो बैंक है पैक वेस्ट, बैंकॉर्प और वेस्टर्न एलियांस। और ट्यूसडे के दिन यूएस मार्केट्स में इनकी जो है ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया था और इनके स्टॉक प्राइस 15% गिर गए थे। और ऐसा लग रहा है कि अभी ये बैंकिंग क्राइसिस जो है ख़त्म नहीं हुई है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है कि बैंकों के द्वारा जो की गई इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो कोलैटरल रखा गया है वो एक बड़ी प्रॉब्लम्स है। बैड लोन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हुई वहाँ पे दिख रही हैं। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप चार्ली मुंगेर को जानते हैं जो कि वॉरेन बफेट के एसोसिएट हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि यूएस बैंक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बैड लोन्स। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो बैंकों की जो सिचुएशन है जिस तरीके की बैड लोन्स की, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी कि 2008 में है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जब 2008 की क्राइसिस आई थी तो वॉरेन बफेट की कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किया था, जो कि बहुत उस टाइम प्रॉब्लम के दौर से गुजर रही थी और समहाउ उन्होंने जो है सरवाइव किया था। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अभी इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको यूएस बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हमने बैंकों में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए भी हैं और पैसे गंवाए भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो बैंक जो है बहुत लिबरली लोन देते हैं और जब बुरा टाइम आता है तो उससे जो उन्होंने फ़ायदा कमाया है उससे ज़्यादा वो लॉस करते हैं। तो इस वजह से इस वक्त जो है थोड़ा रिस्की माहौल है और बैड लोन्स की प्रॉब्लम जो है अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा उनका मानना है। और यही हमें होता हुआ अभी दिख रहा है। अब आप ये कहेंगे कि यार ये तो सब वहाँ की यूएसए की प्रॉब्लम है, इंडिया में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं शेयर कर दूं कि आज की ही खबर है कि गो एयर ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है और उनके 50% प्लेन ग्राउंडेड हैं। हालांकि कंपनी ने ये कहा है और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इसका जो मेन कारण है वो कंपनी का मैनेजमेंट या उनकी जो जिस तरीके की जो उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया वो नहीं है, बल्कि जो उनके प्लेन के इंजन्स हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो बैंकों में जो इंजन्स होते हैं और जिन प्लेन्स में जो P&W के इंजन्स थे उसमें हमें पिछले 2 सालों से कई खबरें आई कि उसमें प्रॉब्लम थी और उसका ये विक्टिम हो गया, क्योंकि ख़राब इंजन जब उन्हें पता होता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो उस प्लेन को उड़ा नहीं सकते। तो करीब 50% प्लेन्स को उन्होंने जो है ग्राउंडेड कर दिया और अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उन्होंने कह दिया है फ्राइडे तक की सारी प्लेन्स को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब लोग, उनके कस्टमर्स जो है रिफ़ंड मांग रहे हैं, रिफ़ंड भी कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है। और इस सब का सामना करने से अच्छा है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर देंगे ताकि उनसे अभी जो है किसी तरीके की रिकवरी ना की जाए, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि उन्होंने जो है कंपनी के ऊपर कुछ लीगल नोटिसेज और केस वगैरह किए हैं और उन्होंने 8,000 करोड़ का डिमांड किया है जो उनको घाटा हुआ है, लेकिन वो उनको नहीं मिला और जो प्लेन के उनके रिप्लेसमेंट्स थे वो भी नहीं हुए। तो इस सब का जो है कंपनी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इसी तरीके की प्रॉब्लम्स इंडिगो में भी थी, लेकिन समहाउ वो सरवाइव कर गए, क्योंकि एक तो उनका साइज़ इससे बड़ा था और दूसरा जो उन्होंने नए प्लेन्स खरीदे उसमें उन्होंने दूसरे कंपनी के इंजन्स लिए। तो अब शायद गो एयर जो है अपने बूते पर शायद अब खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अब तो हालत ये है कि इंडियन ऑयल ने उन्हें जो है क्रेडिट पे एयरपोर्ट पे जो वो फ्यूल वगैरह भरवाते हैं वो भी देना बंद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप पैसे देंगे तभी हम आपको फ्यूल देंगे। तो दोस्तों, गो एयर लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस एपिसोड को जानना और समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है और समझाता है कि किस तरीके से जो है बैंकों की हालत जो है बैड लोन्स की वजह से ख़राब हो जाती है। तो आप देखिए, इस एयरलाइन ने बैंकों से जो लोन लिया था, अब वो पैसा तो बैंकों को मिलने वाला नहीं है। अब कितना वो एनसीएलटी में जाने के बाद रिकवर कर पाते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन अगर आप पास्ट के हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिकवरी नहीं होती है। कई केसेस में 10-15% ही रिकवरी होती है। तो इस गोयर के केस में उन्होंने मेजरली 3 बैंकों से लोन लिए थे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, आईडीबीआई बैंक आता है और सेंट्रल बैंक आता है।
लेकिन लोन का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 2600 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन ये रकम भी छोटी नहीं होती है और ये सिर्फ हमें एक इशारा करता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स बैंकों में आ सकती है। और इन तीनों बैंक्स का अगर आप शेयर प्राइस देखिए तो आज वो 2 से 2.5% डाउन रहे। तो आज जो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली उसका एक कारण तो ये रहा कि बैंक्स जो यूएस में जो फ्रेश जो क्राइसिस की न्यूज़ आई है वो एक बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर जो है ये आज जो गो एयर की न्यूज़ है, क्योंकि ये भी हमें बताता है कि हमारे सिस्टम में अभी भी खतरा है। और साथ ही जो तीसरा जो फेड की मीटिंग होने वाली है, तो फेड की मीटिंग शुरू हो गई है। 2 दिन के बाद हमें देखना है कि क्या फेड एक्शन लेता है और बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो इस बार भी 0.25% बढ़ाएंगे। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ने भी अपने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया है 0.5% तो ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। दूसरा एक बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है कि यूएस भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी जो डेट की सीलिंग है वो क्रॉस हो गई है। अब देखना है कि इस पर क्या एक्शन होता है। तो ये फेड की जो कमेंट्री आने वाली है ये बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से मार्केट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड थोड़ा नर्वस हैं। तो दुनिया भर में जिस तरीके की नर्वसनेस बनी हुई है उसके मुकाबले अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें तो उसमें अभी भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। मैं फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा हूँ, फंडामेंटल्स को आप देखेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं करते करंट प्राइजेस को, लेकिन प्योरली अगर टेक्निकल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है। और मार्केट जो इस हाई लेवल पर अभी पहुंचा है उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, वो ये है कि एफआईआईज एक बार फिर बायर बन गए हैं। इनफैक्ट कल का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ की एफआईआईज ने बाइंग की है। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है कि कि म्यूचुअल फंड्स अभी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करने लगे हैं। तो अगर आप अप्रैल का डेटा देखें तो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग की है और ये सेलिंग अगर आप देखिए तो फरवरी 2021 के बाद से हाईएस्ट लेवल की सेलिंग हुई है। और जब फरवरी 2021 में उन्होंने सेलिंग की थी तो उसके बाद मार्केट में अगले करीब 6-7 महीने तक हमें प्रेशर देखने को मिला था। तो क्या अब यहाँ पर भी ऐसा होगा, यह डिपेंड करता है कि एफआईआईज अपनी कितनी बाइंग को बढ़ाते हैं। अगर म्यूचुअल फंड का थोड़ा क्वार्टर का डेटा देखें कि उन्होंने जनवरी से मार्च में क्या किया तो उसमें वो स्ट्रांगली उन्होंने बाइंग की थी, करीब 55,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की थी। और अगर उससे पहले क्वार्टर का देखें तो करीब 25,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की थी। तो अक्टूबर से दिसंबर को बाइंग किया 25,000 करोड़ का, आपका जनवरी से मार्च तक 55,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, और अब जो है वो करीब अप्रैल के महीने में कि उन्होंने सेलिंग कर दी है। तो म्यूचुअल फंड्स अचानक से इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों करने लगे हैं ये समझना मुश्किल है, क्योंकि फंडामेंटल्स में अगर हम देखें तो एक महीने में तो कुछ खास बदलाव होता हुआ नहीं दिखा है। एक ही हमें बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और वो ये है कि एफआईआई स्ट्रांगली बाय कर रहे हैं। तो क्या वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी पोजीशंस को लाइटन कर रहे हैं? और एफआईआईज क्यों खरीद रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से आगे मार्केट का क्या रास्ता हो सकता है? देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं फंडामेंटल्स को सिर्फ देखूंगा तो वहाँ पर कोई दम नहीं है और इस लेवल पर वो जस्टिफाई नहीं होता है। वैल्यूएशंस का भी डिटेल में लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैल्यूएशंस भी अगर आज से हम 6-8 महीने के पहले के लेवल से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा जो है गिरावट हुई है, थोड़ा वैल्यूएशंस लो हुई है, लेकिन वो भी इस लेवल पर जस्टिफाई तो नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट में अगर आप देखिए तो वीकनेस नहीं दिख रही है। अभी भी यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। तो अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पर वीकनेस नहीं लग रही है। जरूर बेशक जो है मार्केट जो है ओवरबॉट टेरिटरी पे चल रहा है, लेकिन उसमें वीकनेस नहीं दिख रही। आज भी आप देखिए मार्केट में इतनी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी लोअर लेवल से हमें रिकवरी होती हुई दिखे लेटर पार्ट में। तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है? बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। इनफैक्ट हम फ्रेश ऑल टाइम हाई पर भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आने वाले 1-2 दिनों में यूएस मार्केट्स में क्या होता है, फेड क्या बोलता है और किस तरीके की वहाँ पर बैंकिंग क्राइसिस शेप लेती है। क्योंकि अगर बैंकिंग क्राइसिस में अगर बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिली तो सेंटिमेंट्स डेफिनेटली डाउन होंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी खराब होता है और एफआईआईज भी अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों अभी एक्सपायरी आने वाली है और साथ में फेड का डिसीजन भी आने वाला है, तो एक दो दिन हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं वहाँ से हमें क्या खबर मिलती है। उसके बाद हम इस टॉपिक पर एक बार फिर बैठेंगे और डिटेल पे बात करेंगे। जहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है दोस्तों, तो आज हम उसकी कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हमारे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय के सिग्नल्स चल रहे थे और मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे। और कल की वीडियो में मैंने आपके साथ कहा था कि नाउ इट इज़ टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। तो अभी फ़िलहाल कोई फ्रेश ट्रेड्स मुझे तो नहीं दिखता है। हमें अभी कैश पर बैठना चाहिए, कल की एक्सपायरी को देखते हैं, फेड की पॉलिसी को देखते हैं और फिर फ्रेश पोजीशंस की बात। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।